नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तभी से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है और पूरे प्रदेश में विकास की बहार दिख रही है। इसी कड़ी में साधना ग्रुप ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एनईए भवन में प्रदेश के 250 उद्योगपतियों को एकत्रित किया गया और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना है। सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा गेट नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। इसके लिए मैं सरकार की तरफ से आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है, वो एक तरफ ऐसे जिले भी हैं जहां लगभग ये 40,000 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ष किया है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नोएडा की ये 6 लाख रुपए, तो ये देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के लिए भी नोएडा जाना जाता है। साथियों, बहुत देर से आपने सुना पिछले 2017 से क्या हुआ है और इस तरह के परिवर्तन और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दुनिया में और हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक दो आंकड़े बताऊंगा, आप खुद इसको जज करेंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जो पिछले 7 सालों में अपनी जीडीपी को 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। 2017 में स्टेट की जो जीडीपी थी वो 12.5 लाख करोड़ की थी, आज ये लगभग 27.5 लाख करोड़ की है। ये कोई और स्टेट नहीं कर पाया है। इस दौरान लगभग 4 करोड़ की आबादी बढ़ी है, हम 20 करोड़ से 25 करोड़ हुए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसने अपने पर कैपिटा इनकम को भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। 2017 में यहाँ की पर कैपिटा इनकम $600 हुआ करती थी, जो लगभग 40,000 50,000 रुपए के आसपास है, और आज की तारीख में ये $1,300 है, जो कि लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है। तो इस तरह के जो अचीवमेंट्स हुए हैं, ये सब आप सबकी, किसानों की और बाकी जो हमारे मजदूर साथी हैं उनकी मेहनत का परिणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत इस बात पर फोकस रहता है कि जो भी व्यवसाय है, जो भी इंडस्ट्री है, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्लियरेंसेज हो या और भी कोई चीज को लेकर समस्या हो। इसीलिए हर स्तर पर एक मैकेनिज्म है जिसमें जो आपने ग्रीवांसेस बताए उनको रिड्रेस करने के लिए विभागवार और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी, डिविजनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ये बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ समस्याएं लोगों की रहती हैं और वो समय से हल करना हम लोगों का दायित्व है। मैं आपके कुछ सवाल लूं, उसके पहले एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा प्रदेश के बारे में। जो मैंने बताया कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था लगभग 27.5 लाख करोड़ की है, इसमें आज की तारीख में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है और 25% ही कॉन्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का है, जिसमें आपका काम और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहे हैं और आए हैं, वो कल्पना से भरे हैं। और आज सुबह से जो एक मीटिंग चल रही थी, उसमें सभी पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर आए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की जो एक गवर्निंग काउंसिल है, उसकी मीटिंग सुबह से चल रही थी और इसी पर बात चल रहा था कि विकसित भारत 2047 में बनना है या बनाना है, तो उसमें प्रदेश की क्या भूमिका होगी और वो कौन से स्टेट क्या करना चाह रहा है। आप सबने सुना कि $5 ट्रिलियन की एक टारगेट
रखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की एक अपनी टारगेट अपने स्टेट के लिए सेट किया है, जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से मशहूर हो रहा है, वो बहुत कम इलाके इस तरह के हैं। और आज की तारीख में नोएडा लगभग 55% जो देश में मोबाइल बन रहे हैं, वो 55% मोबाइल नोएडा में बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा फॉक्सकॉन और HCL का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो सेमीकंडक्टर के लिए है, और अभी देश में कहीं भी सेमीकंडक्टर बनना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो 6 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उसमें 4 गुजरात में है, 1 आसाम में है, और ये छठा नोएडा को इसका मिला है। और इसमें जो इंडस्ट्रीज के साथ बात चल रही है, जो सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के सैंक्शन होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर जेवर एयरपोर्ट के कंप्लीट होते ही बहुत तेजी के साथ बदलेगी। आप सब देख रहे होंगे कि उस इलाके में किस तेजी के साथ विकास हो रहा है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट में जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो लगभग 5000 एकड़ में बना है, और वो आज की तारीख में जो उनके रनवे वगैरह की स्थिति है, वो 6 करोड़ पैसेंजर को साल में डील कर सकते हैं, जिसके आसपास वो लगभग सैचुरेशन पे वो पहुंच चुके हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो लगभग 11000 एकड़ में बन रहा है, और उसमें 6 रनवे प्लान किए गए हैं। और फाइनली जब भी 10 साल 15 साल के बाद वो जब 6 रनवे फंक्शनल होंगे, तो ये 20 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करेगा साल। अब आप समझ सकते हैं, आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं, यानी 100 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं। एक अटलांटा है और दूसरा इस्तांबुल है। इस्तांबुल एयरपोर्ट लगभग 18000 एकड़ में बना हुआ है। ये दुनिया में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं जो अभी 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पूरे पीक पे होगा अपने डेवलपमेंट के, तो 20 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करेगा, पूरे इलाके को बदलेगा। आज की तारीख में एक्सप्रेसवेज जो यूपी के पास हैं, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो लगभग 594 किलोमीटर का है, और उसके बनने के बाद देश में जितने एक्सप्रेसवे हैं उसका 55% से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास होगा एक्सप्रेसवे का। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कई राज्यों से टीमें आती हैं यूपीडा के और एक्सप्रेसवे बनाने वाली जो अथॉरिटी है उसके काम को देखने के लिए और समझने के लिए कि कैसे ये 50-100 लोगों का एक जो ये सेटअप है यूपीडा, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 36,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, कैसे साल भर में आप 20,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे हो और कहीं भी किसानों के साथ उस तरह की विवाद नहीं हो रही है, आप एक्सप्रेसवे भी 2 साल 2.5 साल के अंदर तैयार करके और डिलीवर करना। तो काफी परिवर्तन हुआ है लोगों की सोच में प्रदेश के, और काम करने के तरीके में और नजरिए में। अब मैं इन सवालों पे आऊंगा जो आपने रखे हैं। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को मैं काफी पहले से जानता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर डीएम भी रहा हूं कुछ समय के लिए, और मैं सीईओ भी रहा हूं ग्रेटर नोएडा में। तो मेरा ताल्लुक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से रहा है और होता रहा, और मेरी बातचीत इनसे चलती रही है। साथियों, सरकार का जो भी सोच है कि इतने नियत समय में बन के तैयार होना चाहिए, अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसके पीछे नियत या सोच परेशान करने की नहीं है। सोच ये है कि अगर आपने लैंड लिया है जो कि आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल एसेट है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन का काम करें और आगे बढ़ें। ये आप सबका भी अनुभव होगा, ये हम लोग का भी अनुभव है। किसी साथी ने अभी बताया भी कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लैंड को ले लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि उसका रेट बढ़े और हम उसको फिर बेच के निकल जाएं। उसमें दोहरा नुकसान होता है प्रदेश का। एक तरफ वो आदमी जो खुद प्रोडक्शन करता और वो जिस कदर से उस जमीन पे इन्वेस्टमेंट करता, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जिसने लिया है वो नहीं करता उस तरह से। दूसरा, अगर इस तरह के इन्वेस्टर जो कि काम करने को आतुर हैं, इनके पास जमीन होती तो कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता, कई लोगों को नौकरी और काम मिला होता। तो इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है और सोच सिर्फ ये है।
जो यूनिफाइड पॉलिसी बनाई गई है उसके पीछे मंशा ये थी कि आज की तारीख में एक ही काम के लिए नोएडा में नियम अलग है, ग्रेटर नोएडा में नियम अलग है, यमुना में नियम अलग है। तो इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा उनको होता है जिनको कंफ्यूजन में फायदा होता है। यानी जो नीचे के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपको एक ही काम के लिए कुछ कागज देंगे, कभी दूसरे काम के लिए कुछ कागज देंगे। और हर मुद्दे पे आपने अमलगमेशन की बात की या डिवीजन की बात हो, हर मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो 1976 से लेके और अभी तक 50 आदेश हो रखे होंगे। तो आपको सामने वाले को जैसा आदेश देने का मन करता है वो निकाल के वो दे देता है कि इसमें ये लागू होगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए यूनिफाइड पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया कि भाई ये पॉलिसी है, ये दुनिया में सबके हाथ में होगी, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बट आपने जो भी समस्याएं इसके बारे में बताई हैं, हम लोगों ने कुछ चेंजेस पिछली बोर्ड मीटिंग में भी किया था। आपने जो बनाया है नोट वो आप हमें देंगे। हम इस बार की जो बोर्ड मीटिंग होगी ये अलग से बोर्ड मीटिंग करके और फिर ये चेंजेस हम लोग की मंशा से चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का है और आपके ध्यान में और आपके संज्ञान में सही बात हो ये है। अब ये किताब आपके हाथ में होगी तो फिर कोई आपको 1990 का कोई आदेश निकाल कर नहीं देगा, क्योंकि इस आदेश में पिछले सारे चीज सुपरसीड कर दिए गए हैं कि आज से यही लागू है। ये इसके पीछे मंशा है। अमलगमेशन को डिवीजन करने की बात आई थी। देखिए, डिवीजन एक अलग मसला होता है। उसमें क्या है कि एक इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर हमने 50 एकड़ का किसी को अलॉट किया तो उसके पीछे यह है कि आप प्रति एकड़ 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस इंडस्ट्री में या उस प्रपोजल में, उस प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आपको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 2 साल डाउन द लाइन कोई कह सकता है कि हमने तो ये अपना इन्वेस्टमेंट 25 एकड़ में कर लिया, अब बाकी 25 एकड़ हमको डिवीजन करके बेचने की अनुमति दे दीजिए। तो हमने अगर 50 एकड़ जमीन आपको 10 करोड़ में दी थी तो 4 साल के बाद वो 25 एकड़ जमीन 20 करोड़ की होगी। तो ये थोड़ा डिवीजन करके और ट्रांसफर करने में अलाउ इंडस्ट्री के सेटअप में नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि जो अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर करने की बात है, तो जैसे रेजिडेंसेज में अलाउ किया गया है, ये इंडस्ट्री में भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे सोच यही थी। जीएसटी के जो नोटिस बता रहे थे कि 20 साल 25 साल पुराने आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटिस आप मुझे कोई कॉपी दीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो आपके पास दे दीजिएगा। मैं एक बार जीएसटी प्रमुख सचिव साहब को बुलाकर बात करूंगा। और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। 20 साल पुराने रिकॉर्ड ना आपके पास होंगे ना उनके पास होंगे, तो उस पर फिर कोई बात हो नहीं सकती। तो इसको हम लोग, अगर ऐसा कोई नोटिस हुआ है तो हम उसको वापस कराएंगे। एक बात आई यहाँ पर चारागाह की या कॉमन लैंड की, पशुचर की आपने बात की। देखिए, ऐसा है कि ये, फिर मैं कहूंगा कि ये रेवेन्यू अथॉरिटीज या जो भी लोग हैं वो सिर्फ परेशान करने के नियत से इसको कर रहे हैं। क्योंकि एक मसला मैं आपको बताऊं, एक लखनऊ में यूनिवर्सिटी है और वो ग्रेटर नोएडा में एक कैंपस बनाने के लिए लैंड लिया उन्होंने, और उनको TMT या कुछ इस तरह का उस यूनिवर्सिटी का नाम है, और उनको लैंड अलॉट हुआ। अब उसके बाद उस लैंड से एक चक्रोट गुजरता था, तो उस बंदे ने तो किसी और से जमीन खरीदी थी। ग्रेटर नोएडा ने X को अलॉट किया था, X ने ये Y को लैंड बेची थी, और Y अपना मेरठ में उनकी यूनिवर्सिटी उसका एक कैंपस यहाँ बनाना चाहते थे। अब उसमें एक चक्रोट जा रही थी, तो अब उस समय के जो डीएम साहब थे उन्होंने एक लिख दिया कि अब ये चक्रोट का पैसा ये जमा करें। अथॉरिटी ने चक्रोट का पैसा नहीं दिया है, और चक्रोट के बदले जो नियम है वो ये है सामान्यतः रेवेन्यू कोड में कि चक्रोट या कॉमन लैंड के बदले में आपको जमीन देनी होती है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप जो कॉमन लैंड है, गांव के लिए जो जमीन है, वो आप किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते हैं। अगर उसको जरूरत ही है तो उसके बदले में वो उसी लायक जमीन दे कहीं बगल में। लेकिन ये प्राविधान नोएडा में नहीं लागू होते, ये प्राविधान गांव में लागू होते हैं, जहां की हमने 10 एकड़ जमीन खरीदी, बीच में एक चक्रोट आ गया, मेरे 10 एकड़ के पीछे भी 5 किसानों की जमीन है, तो उनको पहुंचने के लिए बगल से चक्रोट की व्यवस्था मुझे देनी होगी अगर मैं इस चक्रोट को आपके प्लॉट में मिला रहा हूं। ये वहां के लिए लागू होती है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां की 100% जमीन हम एक्वायर करते हैं, आगे पीछे सारी जमीन यहाँ एक्वायर होती है, क्योंकि एक्वायर जमीन जो नहीं है उसके ऊपर कोई नक्शा पास ही नहीं होता। तो यहां पर वो चीज लागू नहीं होती है। जब यहां पर एक बार नोएडा के
ग्रेटर नोएडा के नोटिफिकेशन के एरिया में कोई क्षेत्र आ गया तो वहां फिर ये रेवेन्यू कोड का क्लॉज नहीं चल सकता है कि आपने अगर चक्रोड एक्वायर की या रिज्यूम की। चक्रोड एक्वायर नहीं होती है, कॉमन लैंड रिज्यूम होती है। वो कलेक्टर साहब रिज्यूम करते हैं, उसका पैसा अथॉरिटी से ले या नहीं ले, बट वो डीएम साहब थे कि उस समय उन्होंने एक 2000 करोड़ रुपए की डिमांड पिछले साल शासन में भेज दी कि ये पिछले 10-15 सालों में इतनी ग्राम समाज की जमीनें रिज्यूम हुई हैं चक्रोड या खलिहान के रूप में, तो इसका 2000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे। तो अभी उसमें एक कैबिनेट नोट हम लोग चला रहे हैं कि वो देने की जरूरत नहीं है और वो उसको माफ किया जाता है। इसी तरह ये जो चारागाह की जमीन है, चारागाह की जमीन अब वो चारागाह नहीं रही। जिस दिन वो नोएडा में नोटिफाई हो गई और वो नोएडा के द्वारा एक्वायर या रिज्यूम होके प्लॉट में कन्वर्ट करके किसी को अलॉट कर दी गई, अब वो चारागाह नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है। तो इस तरह का कोई भी अगर नोटिस है तो आप मुझे दे दीजिएगा, इट विल बी सिंपली विड्रॉन। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। मोर देन 100 नोटिस। हाँ नहीं, आप मुझे दीजिए, वो सारे विड्रॉन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके कुछ सवाल थे। एक आपने बताया प्लॉट के बारे में। देखिए, पहले यहां पर सारे प्लॉट ई ऑक्शन होते थे। मैंने काफी लड़ाई करके और ऑक्शन हटाया, क्योंकि हमने ये तर्क दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अथॉरिटी जो भी जमीन डेवलप करती है तो उसमें मैक्सिमम पैसा लेती है ग्रुप हाउसिंग से और कमर्शियल प्लॉट से। कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग से पैसा लेके और इंडस्ट्री के प्लॉट को सब्सिडाइज करती है। तो एक तरफ आप प्लॉट को सब्सिडाइज कर रहे हो और दूसरी तरफ ऑक्शन कर रहे हो। ऑक्शन का मंशा होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालें, तो फिर आप सब्सिडाइज ही क्यों कर रहे हो? तो हमने ये कहा था कि इंडस्ट्री की लैंड हमेशा अलॉट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने वाले की शक्ल नहीं देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री चलाएगा नहीं चलाएगा, तो क्या फायदा इस लैंड को देने का। और वही हो रहा है। कुछ दिनों के लिए ये लागू हुआ, वो ऑर्डर विड्रॉ किया गया और उसी बीच नोएडा में 14 या 17 प्लॉट अलॉट हुए, वो इंटरव्यू से अलॉट हुए। और उसके बाद तुरंत फिर वहां पर कुछ लोग लगे और कि नहीं, ये ऑक्शन ही होगा, ऑक्शन ही होगा। तो काफी संघर्ष हुआ। फिर बीच का रास्ता ये निकला कि 8000 तक ऑक्शन होगा, 8000 के ऊपर ऑक्शन नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की बात मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर आप आमने सामने बैठेंगे नहीं तो आप समझ नहीं सकते कि ये बंदा इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ले रहा है या इन्वेस्ट करने के लिए जमीन ले रहा है। और फिर इंडस्ट्री की लैंड बिना देखे हुए देना कोई मतलब नहीं है। दूसरी एक और चीज हमने कही थी कि आजकल जो स्टेट्स के बीच कंपटीशन है इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, अब सिंगूर से टाटा नैनो गुजरात शिफ्ट हुई थी तो उनको 1 रुपए में वो जमीन मिली थी। उन्होंने क्यों नहीं ऑप्शन किया? अगर फॉक्सकॉन यहां पर आना चाहता है और मैं उसको कहूं कि मैं लैंड ऑप्शन करूंगा, कभी नहीं आएगा। सैमसंग को भी अगर हमने ऑप्शन करके दिया होता तो आज की तारीख में नहीं आता। और आज की तारीख में नहीं होता तो हम नहीं कह पाते चौड़े होकर कि सबसे ज्यादा मोबाइल हम बनाते हैं। आज की तारीख में यूपी जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना रहा है वो सैमसंग की वजह से। बाद में ओप्पो आ गए और बाकी लोग भी आ गए, बट वजह तो सैमसंग ही है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि लैंड का, इंडस्ट्रियल लैंड का हमेशा अलॉटमेंट होना चाहिए। अभी एक नई खबर आपने पता नहीं देखी कि नहीं, बट विशाखापट्टनम में पिकअप करूंगा एक बार अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, और एक उनके फायदे की बात है, उनके फायदे की शुरू हुआ था। हाँ। पर वो सीबीआई इंक्वायरी और ये इंक्वायरी में जो 11 तरीके का मुकदमा बना, इस चक्कर में बंद हो गया। ओहो, ये पहले शुरू हुआ था, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई थी और अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे नोएडा में होनी थी, पर उसके बाद जब ये सब चक्कर पड़े और जेल में जाना वाना पड़ा, अथॉरिटी और ये सब मिलकर सब, तब ये बंद हो गया। मैं इसको फिर से एक बार पिकअप करके बात करता हूँ। और एक 1912 एक्सप्लोसिव ग्रोथ का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारे को क्या जमीन जो है हमारी करंट प्रोजेक्शंस के हिसाब से बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारी जो कैपिटल है उनका सपोर्ट नहीं करता। तो अगर मेरे को जैसे ऑप्शन से हमें 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए 8000 10,000 स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उसके लिए सर मैं इमीडिएट पैसा नहीं दे सकता 4 साल में, मुझे कम से कम 10 साल का प्रावधान। ओके,
ठीक है, मतलब है कि आप तीसरा कैटेगरी बनाने को कह रहे हैं कि इस तरह की डीप टेक, ठीक है, विल सी दैट। सर एक मैं खासतौर से जोड़ना चाहता हूँ कि ये सारे लोग जो है वो नोएडा के हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे सर, क्योंकि हमारे साथ हमने आज एक विशिष्ट अपने एक अतिथि को अपने साथ यहाँ बुलाया था। ये सेवा जी हैं और ये बेसिकली अभी मिडिल ईस्ट में उनका काम था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकल लोग हैं खासतौर से यहाँ पे निश्चित रूप से इनकी कई समस्याएं थी, उन्होंने अपनी बात रखी। आप यहाँ पे आई हैं क्योंकि आपने जैसे आपका बिजनेस था मिडिल ईस्ट में, आप यहाँ नोएडा एनसीआर में आप काम कर रही हैं क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमिश्नर मैडम यहाँ पे हैं और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि पूरे विकास के स्तर में क्या बदलाव आप महसूस करती है या उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रही हैं, क्योंकि आप सही बाहर से इसलिए मैं जरूर एक सवाल रखना चाहूँ। सबसे ज्यादा जो मैं फील कर रही है तो रोड आपकी बहुत बेटर हो गई है। पहले जो हमें ट्रैवल करने में 2-3 घंटे लगते थे, लाइक पहले हम गाजियाबाद में कुछ काम कर रहे थे, वहां जाने में 2-3 घंटे लगते थे। अब डेली मेरठ एक्सप्रेस से अगर मेरे को दिल्ली से जाना है गाजियाबाद, देखिए 1%, 2% शेयर ट्रांसफर होने में कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगता और उसकी जरूरत भी नहीं बनती है। मैं इसको कहूंगा आप निकालने के लिए एसीओ साहब। देखिए अब मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने